हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कंडीशन ईरान जैसे आप बार-बार कहते हैं कि ईरान जंग खत्म करेगा, गेंद ईरान के पाले में है। पहले भी आपने कहा, अभी भी कह रहे हैं। ठीक है, मान लिया ईरान के गेंद पाले में है, लेकिन वो गेंद पाले में है तो जंग किन शर्तों पर खत्म होगी? एक कहा गया, ये भी शर्तें आई कि गारंटी हो कि दोबारा अमेरिका नहीं आएगा। लेकिन ये सब कोई लिखित गारंटी अमेरिका तो देने वाला नहीं है कि वेस्ट एशिया से उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हट जाए, गारंटी कागज पर दे दे कि दोबारा कभी नहीं आएगा। तो फिर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है, ये जो गारंटी की जो बातें हैं, ये आप अगर गौर से जाके देखिए, जो ओरिजिनल जो बयान आता है वो फ़ारसी में बयान आता है, पर्शियन ज़बान में जो बयान आता है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि उसके अंदर है कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है कि जिसका ट्रांसलेशन सही अंग्रेज़ी में होता है ऑब्जेक्टिव गारंटीज़, ऑब्जेक्टिव। यानी क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किसी के ज़बान और किसी के बोलने से गारंटी नहीं होगी, बल्कि बाहर हकीकत ऐसी होगी, हालात ऐसे होंगे कि वो उस चीज़ को गारंटी करेंगे। यानी कोई आके ज़बान से गारंटी नहीं करेगा, हालात ऐसे बन जाएँगे कि गारंटी बन जाएगी। ये शब्द इस्तेमाल होता है। यानी क्या? ये वही उससे मैच करता है जो खुल के बात हम सब लोग कह रहे हैं, स्पीकर हों, अरागची साहब हों, नए जो वली फ़कीर रहबर हैं, सबकी बात एक है कि अमेरिका इस इलाके से पूरी तरह निकलेगा। जब निकल जाएगा तो ये इससे बेहतर क्या गारंटी हो सकती है? जब वो है ही नहीं उसका कोई मिलिट्री बेस, कोई मिलिट्री ताकत, कम से कम पश्चिमी एशिया की हद तक उसकी मिलिट्री ताकत एकदम सिफ़्र हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये है वो असली गारंटी जिसके वो पीछे हैं। यानी वो जिसको वो ऑब्जेक्टिव गारंटी कहते हैं। तो मेरे जिसको फ़ारसी में तज़मीन-ए ऐनी, मैं फ़ारसी का भी लफ्ज़ कह दूँ, तज़मीन-ए ऐनी वो कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव गारंटी, ना ये किसी के बोलने वाली सब्जेक्टिव गारंटी नहीं, वो जो बाहर ऑब्जेक्टिवली देखी जा सकती है कि हालात ऐसे हो गए, कभी हो ही नहीं सकती जंग, ये इस गारंटी के पीछे हैं ये लोग और उसी के संत में वो फ़िलहाल बढ़ रहे हैं। जब ये हो जाएगा और अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि फिर उसकी आमना-सामना एक तरफ जो है वो बचा-कुचा इसराइल होगा और ये पूरा इस्लामी प्रतिरोध महाज़ और मोर्चा होगा और उस वक़्त शायद बगैर किसी जंग और लड़ाई के फ़िलिस्तीनी की आज़ादी हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है, लेकिन आगे के हालात फिर ये बताएँगे। अब जैसे आप कह रहे हैं ना, जो मैंने कहा कि जो लीडरान हैं ईरान के, वो सब इसी तरह की बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया से अमेरिका चला जाए, गारंटी दे कि वो कभी दोबारा इस तरह की जंग के हालात पैदा करते हुए ईरान पर हमले नहीं करेगा। लेकिन वेस्ट एशिया के ही जो दर्जन भर देश हैं, जिसमें चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत, तो जो भी देश हैं, ये सारे देश एक तरह से उसके साथ है अमेरिका के, वहाँ उनके बेस हैं, उनका पार्टनरशिप है, उनकी एनर्जी और उस सेक्टर में रिफाइनरी में पार्टनरशिप है, पावर सेक्टर में पार्टनरशिप है, एक तरह से स्ट्रैटेजिक ही नहीं, इकोनॉमिकली भी पार्टनरशिप है और अभी तो $16 बिलियन का डिफेंस डील अमेरिका ने इन सब के साथ किया। हथियार लो और उसके बाद अपनी सुरक्षा करो, मतलब अमेरिका यहाँ एक तरह से अपने हथियार भी इसी बहाने बेच रहा है। तो ये देश भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका जाए। तो ईरान की लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका से नहीं है, एक दर्जन उन देशों से भी है जिन्होंने अमेरिका के लिए न सिर्फ सारी सुविधाएं अपने मुल्क में दी है, बल्कि वो चाहते हैं कि अमेरिका वहां टिका रहे। देखिए, ईरान की लड़ाई इन देशों के साथ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि इन देशों के साथ है। हाँ, इन देशों के बाज़ हुक्मरानों के साथ और दरबारों के साथ ज़रूर है। देश की जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं सब पहले से कह रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हत्ता इन्हीं देशों में इस वक़्त भी जनता का रुझान, जनता का झुकाव वो ईरान की तरफ है। कोई भी लड़ाई जिसमें एक तरफ एक मुसलमान देश है, दूसरी तरफ जो है ये नेतन्याहू है, अमेरिका है, जनता उसमें उस मुस्लिम कंट्री को ही सपोर्ट करेगी और पूरे क्षेत्र में यही हकीकत है। हाँ, लेकिन बाज़ दरबार हैं जो अभी पलटे नहीं है। ख़ैर ओमान जो है उसने अपना रास्ता पहले से ही अलग कर लिया, एकदम अलग है ईरान के साइड पे। कतर ने अपने रवैये में कुछ तब्दीली लाया है और उम्मीद है कि आगे और तब्दीली लाएगा। बहरीन और कुवैत तो बेचारे उनसे तो कोई बयान ही नहीं आ रहा है। वो कुछ ज़ाहिरन वो बस फ़िलहाल उन्हीं ने शायद उनके दरबारों ने ये तय किया है कि जो ये तूफ़ान मचा हुआ है किसी तरह जब भी ख़त्म होगा फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। हाँ, सऊदी अरब और यूएई ये 2 ऐसे देश हैं कि जिनके दरबारों ने अभी तक अमेरिका का दामन ज़ोर से थाम के रखा है और अभी तब्दीली उनमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अजीत जी, हम लोग पहले भी शायद मैंने इसी तनाज़ुर में एक उदाहरण दिया था। भारत के आप इतिहास में देख लें कि जब आज़ादी आ रही थी, तो जो हिंदुस्तान के प्रिंसली स्टेट्स थे,
उनमें 1-2 को छोड़कर ज़्यादातर ने जो वेलकम नहीं कर रहे थे इस आज़ादी को, दरबार यानी, वहाँ की जनता तो खुश थी, लेकिन दरबार तो वेलकम नहीं कर रहे थे भारत की आज़ादी को। लेकिन क्या कर सके वो? कुछ नहीं कर सके, आखिर उनको समझौता करना पड़ा और नए इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ उनको बातचीत करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुए और उनको थोड़ा प्रिवी पर्स मिला वगैरह कुछ हद तक। तो ये तो कोई पहली बार नहीं है कि कोई प्रिंसली स्टेट है, वो किसी कॉलोनियल पावर से उसके जो उसका वजूद वाबस्ता हो गया है, वो घबरा रहा है कि एक आज़ादी की तहरीक से और वो चाह रहा है कि वो आज़ादी की तहरीक फ़ेल हो जाए। तो ये तो पहली बार नहीं होगा। वक़्त के साथ ये जब देखेंगे और ये नाउम्मीद होंगे अमेरिका से पूरी तरह से, जैसे कि होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नाउम्मीद नहीं हुए। और जब इनको ये लगेगा कि भई और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये दरबार भी अपनी जनता के साथ हमराह हो जाएँगे और उस वक़्त फिर और बड़ी कामयाबियाँ इस क्षेत्र में और हिस्से में हासिल होंगी। ये बताएँ जब इतने हमले हो रहे हैं ईरान पे, हम अभी जैसे हमने वीडियो दिखाया कि ईरान ने इज़राइल पे क्या हमला किया या उनके इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको तबाह किया या जेरूसलम और तेल अवीव पे हमले किए या वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर कि वो सब सही है। अभी जैसे तस्वीर है ये इज़राइल की तस्वीर है, लेकिन ऐसी ही तबाही की तस्वीरें हर रोज़ ईरान से आ रही है। चाहे स्कूल, कॉलेज, उनके हॉस्पिटल्स या अलग-अलग जगहों पर हमले, उनके एस्टेब्लिशमेंट पर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, रिफाइनरी या कुछ भी। तो उन हमलों से तबाही और मौतों की तस्वीरें भी आ रही है। कहा जा रहा है 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी, 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके, हज़ारों बिल्डिंगें तबाह हुई। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है सेंट्रल कमांड की तरफ से कि 8,000 से ज़्यादा बॉम्बिंग हो चुकी। तो भाई ईरान में भी तो जनता परेशान होगी, हलकान होगी, मौतें हो रही है, तो उन्हें भी तो लग रहा है होगा कि जंग किसी ढंग से खत्म हो। आकिब ज़ैदी साहब। देखिए, आप सही कह रहे हैं। यहाँ की जनता चाह रही है कि जंग किसी ढंग से खत्म हो, लेकिन वो ढंग भी उसने तय कर लिया है। वो ढंग है मुकम्मल जीत के साथ। मुकम्मल जीत यानी एंड ऑफ द वॉर, नॉट पॉज़ इन द वॉर। उसने ये ढंग भी अपने तौर पर तय कर लिया और उसको पता है, इसके लिए उसको कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी जो कर रहे हैं। देखिए, ये 2000 से ज़्यादा मौतें यहाँ शहादतें हो चुकी हैं। ये बिल्कुल सही है और अब मेरा अनुमान है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ये फ़िगर आया था, सरकार ने ये फ़िगर रिलीज़ किया था कि 92,000 सिविलियन जो एसेट्स हैं, चाहे वो कोई फ्लैट हो, कोई दुकान हो, कोई कुछ भी हो या अस्पताल हो, जो भी जो सिविलियन है, छोटे-बड़े मिला के वो डैमेज भी हुए। अब वो फ़िगर जो है वो 1 लाख के आस-पास हो गए या क्रॉस भी शायद कर चुका हो 1 लाख को। तो ये यहाँ पर है। लेकिन ये याद रखिए अजीत जी कि ये मुल्क इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 80 गुना ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, रक़बे में। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ज़मीनी हालात यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा मुल्क के शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर शायद ही कोई हमला हुआ हो या हफ्ते में एक कोई हमला हो रहा है, 15 दिन में कोई एक हमला हो रहा है। वहाँ यानी आप जैसे क्योंकि जितना आप वेस्ट की तरफ यानी इराक और इस तरफ यानी जितना इसराइल के नज़दीक जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके नज़दीक आ जाए या नीचे खाड़ी पर्शियन गल्फ के नज़दीक आप आ जाएँ, वो वाले जो यहाँ के जो सूबे हैं, यहाँ के जो राज्य हैं और शहर हैं, वो ज़्यादा मुतासिर हैं। तेहरान ज़्यादा मुतासिर है। तेहरान को एकदम नज़दीक तो नहीं है बॉर्डर के लेकिन उसको बहुत टारगेट किया गया है। तेहरान और बॉर्डर से सटे हुए जो सूबे हैं और शहर हैं, वो मुतासिर हैं। लेकिन बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पर 2 हफ्ते में एक कोई धमाका हो रहा है। तो बड़ा देश है, चल रही है लाइफ और जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट बार-बार आके अपडेट दे रही है और लेटेस्ट अपडेट यही है कि कहीं पर इस वक़्त हम लोग बात कर रहे हैं, कोई इलाका तेहरान में भी नहीं है, जहाँ पर बिजली, गैस, पानी कटा हुआ हो। अगर कटता है तो चंद घंटे के लिए कटता है। फिर उसके बाद आते हैं एकदम वॉर है, वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो लाइफ तो यहाँ पर चल रही है। ये सब तो सिर्फ़ मैं मटीरियल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। जो ईमान है, जो जज़्बा है, वो इतनी बार आपके सामने और आपके व्यूअर्स के सामने बात आ गई है, ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं, इशारा ही काफ़ी है कि जो गैर मामूली किस्म का यहाँ पर शहादत का, ईमान का जज़्बा है, आप उसको जब मिलाएँ और फिर इतने बड़े देश में जो मटीरियल लॉसेस हैं, उससे मिलाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा जो मैंने चंद मिनट पहले कहा कि यहाँ पर एक विषय ये बना हुआ है कि जो अभी अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, लोग इसमें भी लग गए हैं बातों में। यानी लाइफ़ चल रही है। बाज़ार चल रहा है। स्कूल, कॉलेज तो अब शुरू हो गए, स्कूल जो है शायद अभी इतनी जल्दी शुरू नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर ली। तो लाइफ़ हुँ, चल रही है, ट्रैफिक जैम लग रहा है, छुट्टी मनाने हुँ, लोग जा रहे हैं। अभी मैं हुँ, आपको वीडियो एक शेयर करूँगा, शायद मैंने पता नहीं किया कि नहीं,
कि तेहरान के अंदर जहाँ इतनी बर्बादी मची हुई है, तेहरान के अंदर पार्क की आप हालत देखिए, पार्क में भीड़ लगी हुई है, लोग एक्सरसाइज हम्म, कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो हम्म, लाइफ चल रही है दोनों वजह से। एक तो ये कि मटेरियली बहुत बड़ी जगह है ये, तो हम्म। जो जितना भी हो जाए उतना असर नहीं महसूस होता, और उससे भी अहम यहाँ लोग के लोगों का जो मूड और जज़्बा है, वो ऐसा है कि उनको ज़्यादा इसका असर नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताइए, जिज्ञासा मैं पूछ रहा हूँ। एक तरफ अमेरिका जैसा मुल्क है जिसकी लगभग 29-30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। एक तरफ ईरान है जो 400-450 बिलियन इकोनॉमी का देश है। कई गुना फासला है ईरान और अमेरिका में। और इतनी तबाही अगर ईरान में हो रही है, वो जो वीडियो देख रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, एयर बेस हो, जहाज हो, जहाजों के बेड़े हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मिसाइल सेंटर्स हो, या जो भी हो, जितनी भी तबाही, बॉम्बिंग हो रही है, हजारों बम अगर गिर रहे हैं तो तबाही हो रही होगी। इतनी तबाही के बाद ईरान को फिर वहां वापस लौटने में, जहां ईरान 28 फरवरी के पहले था, बहुत सारे लोगों को लगता हो सकता है 10-20 साल फिर लगे। तो ये बड़ा लॉस, नुकसान तो इस जंग से हो रहा है। और जंग लंबी खिंची तो न जाने क्या अंजाम होगा। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, हो सकता है उनके 2-4 हजार फौजी मारे जाए, हो सकता है 10-20 जहाज या हेलीकॉप्टर तबाह हो, लेकिन ईरान को। देखिए, ईरान के लिए ये पहली जंग नहीं है अजीत जी। ईरान आप जानते हैं 8 साल की जंग 1980 से 88 तक। इराक वार की बात करें, सही है, हाँ। जी हाँ। उसमें उस ज़माने में ईरान हर एतबार से आज के मुकाबले में बहुत कमज़ोर था। आर्थिक तौर पर कमज़ोर था, और यानी लिटरेसी का लेवल कम था। जो क्योंकि वो उससे पहले वो शाह की हुकूमत थी, बादशाह की हुकूमत थी, अनडिक्लेयर्ड कॉलोनी था, उसकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। यहाँ पर बहुत अभी भी कहा जाता है कि एक कहावत मुहावरे की तरह बन गया है कि उस जंग में ईरानी कह रहे थे, हमारे पास बार्ब्ड वायर नहीं था। वो जो वायर होता है ना, जो बॉर्डर पर लगाते हैं, जिसमें से उसमें निकले हुए होते हैं, नोकें निकली हुई होती हैं उसके अंदर, तो काँटे-काँटे निकले हुए होते हैं, वो हमारे पास नहीं था बॉर्डर पर लगाने के लिए। वो हम खरीदने गए, तो हमें बेचा नहीं, ये कह कर के नहीं, हम सद्दाम की साइड पर, हम सारी कंट्रीज़ सपोर्ट कर रही थी। तो वो पोज़ीशन में ईरान था उस ज़माने में। उस जंग में तकरीबन 2.5 लाख लोग उसमें शहीद हुए, 2.5 लाख, अभी तो 2000 की फिगर की बात हो रही है। उस ज़माने की बात आप करें। 8 साल वो जंग चली। उसके बाद आ अगर आप, पता नहीं आपका सफ़र हुआ है ईरान का या नहीं, जो भी ईरान का सफ़र करता है, उसके बाद सैंक्शंस हैं। जो आता है तेहरान, कहता है तेहरान की सड़कें देखकर, तेहरान के हाईवे देखकर, तेहरान की बिल्डिंगें देखकर, उसके कैफ़ेज़ देखकर, उसके मार्केट्स देखकर तो लगता ही नहीं कि यहाँ कभी भी कोई सैंक्शन लगा है। तो ईरान के लिए मटीरियली रिकवर करना, क्योंकि यहाँ पर जो सारी बात हो रही है वो यही मादी और मटीरियल नुकसान की है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल नुकसान नहीं, वो तो सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा इस जंग में हो रहा है। लेकिन चलो, मैं मानता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, मटीरियल और मादी एतबार से तो नुकसान हो रहा है। तो ईरान के लिए ये मटीरियल डिस्ट्रक्शन से रिकवर करना, ये कोई नई बात नहीं है। वो 8 साल की जंग हो या 40 नहीं, साल के मतलब फिर सैंक्शंस हो। दशकों लगेंगे ना, फिर दशकों लगे, मेरा ये कहना, फिर दशकों लगेंगे ईरान को रिकवर करके वापस वहीं लौटने में जहां 28 फरवरी के पहले ईरान था। तो इसके मुझे लिए इसका मुझे मतलब ईरानी तैयार हैं। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, और शायद 10 लगे, शायद 5 लगे, 15 लगे। मुझे इससे इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कितने साल लगेंगे। ईरानी लेकिन पलटेंगे तो वहाँ नहीं पलटेंगे जहाँ 28 फरवरी था। ये उससे बहुत आगे जाने जाएँगे, और इरादा भी उनका ये है, और हालात भी यही दिखा रहे हैं कि हत्ता आर्थिक एतबार से, भई यहाँ पर एक जो मुश्किल थी, वो आर्थिक एक मुश्किल थी एक हद तक। ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो कहते हैं इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, लेकिन इकोनॉमी के हर एतबार से प्रॉब्लम नहीं था। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम था, और अभी भी है। ये उस दूसरे एतबार से इकोनॉमी कितनी डाइवर्सिफ़ाई है, फॉरेन ट्रेड कितना डेवलप्ड है, वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग लोकल कितनी डेवलप्ड है, उस एतबार से इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिन इकोनॉमिक पहलुओं में प्रॉब्लम नहीं थी, और ज़ाहिर-सी बात है लॉस और डिस्ट्रक्शन फैक्टरीज़ का हुआ है, वो रिकवर हुँ, करके और आगे जाएँगी। और जिनमें हुँ, थी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, वो है हुँ, इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, वो हुँ, ज़ाहिरन अब सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि हुँ, सैंक्शंस का पूरा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। और याद हुँ, रखिए कि सिर्फ़ अब हम ईरान को क्यों देख रहे हैं, मेरा तो ये अंदाज़ा है, और कई लोगों का ये अंदाज़ा है, कि अब हमें सिर्फ़ ईरान के फ्यूचर की बात नहीं करनी होगी। हम हुँ, एक एक जॉइंट वेस्ट एशियन फ्यूचर सामने शायद आने जा रहा है। जब अमेरिका यहाँ से जाएगा, तो जो हुँ, आपसी तालमेल और दोस्ती और बरादरी इन देशों में
होनी चाहिए है, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर। जब अमेरिका जाएगा तो उस बरादरी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो चली जाएगी। तो अब हम्म, जब वो बरादरी यहाँ कायम होगी और ये पूरा ऑयल और गैस का पैसा बजाय इसके कि वेस्टर्न जेबों में जाके भरे और थोड़ा बहुत अय्याशी के लिए इन दरबारों को दे दिया जाए, ये जब एक्चुअली जनता के फ़ायदे में आएगा, तो ये वेस्ट एशिया के अंदर एक ऐसा नया गोल्डन एज शुरू हो सकता है अनकरीब, कि तारीख में कभी देखा भी ना गया हो। हम्म। जैसे आपने कहा ना, पैसे का एक डॉलर के बदले अगर ईरानी करेंसी कहें, तो ईरानी करेंसी एक डॉलर के बदले कितना रियाल है आज की तारीख में? जब जंग शुरू हुई थी तो तकरीबन 16 लाख रियाल बनते थे एक यूएस डॉलर हाँ, के। जंग हाँ, शुरू होने के बाद से तकरीबन 14 लाख रियाल के आसपास हो गए, यानी करेंसी एक्चुअली स्ट्रांग हुई है जंग के दौरान। हाँ। लेकिन बहुत कहें तो उसका वैल्यूएशन बहुत खराब है, और ये जनवरी में बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत सारे प्रदर्शनकारी जब उस समय ये और शायद मेरे ख्याल से इसका वैल्यूएशन और गिरा था। तो ये चिंता भी तो ईरानियों को होती होगी ना कि इससे बेहतरी कैसे होगी जंग के हालात में, लंबा खिंचा। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं माइंडसेट को, क्योंकि बाहर के लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि यार इतनी तबाही के बाद फिर ईरान के लोग कैसे सोच रहे हैं, और अगर ये 2 महीने 3 महीने चल गया, इसी तरह की जंग होती रही, तो पता नहीं और क्या होगा और वहां की इकोनॉमी कहां जाएगी। और ये जो 14 लाख एक डॉलर के बदले पता चला 34 लाख हो गया, रियाल एक हुँ। डॉलर के बदले। जी, अभी फ़िलहाल तो इसके जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि करेंसी एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, तो ईरान के हम्म, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये दिलचस्प बात है। 2-3 इसकी वजह है। यहाँ सेंट्रल बैंक ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं, कई सालों के बाद उस लेवल तक पहुँचे, जो अभी जंग के बाद पहुँचे। उसकी वजह क्या है? ईरान अपना जो तेल बेचता था, बड़ी दिक्कतों से और मुश्किलात से बेचता था, सैंक्शन की वजह से। जो देश खरीदते थे, पहले तो वो डिस्काउंट पे खरीदते थे। फिर वो कहते थे हम मतलब 60 दिन बाद, 90 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। सारे बैंकिंग चैनल्स तो बंद हैं, तो बड़े ही लंबे और टेढ़े और ऐसे ये कहेंगे पेचो-ख़म के रास्तों से वो पैसा आता था, बड़ी मुश्किलों से, बीच में लोग खा जाते थे, दबा लेते थे, ये सब होता था। अब क्या हुआ है कि जैसे जंग शुरू हुई और खाड़ी से सिर्फ ईरान है और ओमान है जो खुलकर अपना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तेल, ओमान और ईरान। तो ईरान के पहले भी जितने के पेमेंट बचे हुए थे, ये सारे देश जो है लाइन लगाकर पुराना अपना जो उनका कर्जा है वो चुका रहे हैं, ईरान को दे रहे हैं फॉरेन करेंसी। जो पेच और खम का जितना भी रास्ता है कह रहे हैं भाई हम खुलकर दे रहे हैं। फिर तो अमेरिका ने डर के मारे सैंक्शंस हटा ही दिए ईरानी ऑयल पर से, खत्म ही हो गए ईरानी ऑयल पर से अमेरिकन सैंक्शन, तो और बिक रहा है। और वो भी किस कीमत पर बिक रहा है? जंग से पहले $47 की उसको सिर्फ प्राइस मिलती थी, मार्केट में होती थी $70 की प्राइस। ईरान डिस्काउंट और सब मजबूरी के तहत बेचारा वो $47 में बेचता था। अब ईरान भी $100 पर बेच रहा है, $110 पर बेच रहा है, जैसे रशिया बेच रहा है, बाकी सब लोग बेच रहे हैं। तो पुराना पैसा तेजी से बहुत आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो ब्लॉक किए हुए थे लोग या बहानों से देर में देते थे, कम देते थे, वो सब लाइन लगा के जल्दी-जल्दी दे रहे हैं। और जो नया सेल भी हो रहा है, वो भी हाई प्राइस पर विदाउट डिस्काउंट हो रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस तेजी से बढ़ रहे हैं इस जंग के दौरान ईरान के, उसका असर भी हम लोग करेंसी पर देख रहे हैं कि करेंसी एक्चुअली अप्रिशिएट कर रही है जंग के बाद से। तो अगर ये ट्रेंड जो अभी कायम हुआ है, ये बाकी रहता है, तो मेरे ख्याल में करेंसी को भी लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए ट्रेंड चेंज होता है, करेंसी में कोई मुश्किल होती है, जो कि मुमकिन है, आखिर जंग है, ऊपर-नीचे होता है मामला। असल बात ये है कि ईरानी जनता ने जिस मानसिकता को अपनाया है इस वक़्त इस जंग को लेकर, वो ऐसी मानसिकता है कि जब वो कहते हैं कि भई मैं और मेरे बच्चे जो है वो शहीद होने को तैयार है। रात को जो यहाँ पर रैलियाँ और प्रोसेशन निकलता है, प्रदर्शन होता है, मैं बहुत कभी ज़िक्र नहीं किया, मैं कह दूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ निका अब इतने रातों से हो रहा है कि अब उसमें वैरायटी भी बहुत आ गई। एक दिन निकलेंगे सिर्फ व्हीलचेयर पर मरीज, व्हीलचेयर के मरीज चंद 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में मिलकर प्रदर्शन निकालेंगे। एक दिन जो है सिर्फ बूढ़े निकलेंगे, एक दिन ये भी होने लगा है। एक दिन सिर्फ वो माएँ जिनके बच्चे प्रैम में, गोद वाले बच्चे, वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में निकलती हैं, रात को प्रदर्शन करती हैं कि हम इस जंग के फेवर में। ये वो मिसाइलें अलग से गिर रही हैं, खास तौर पर तेहरान-वेहरान में तो खतरा ज़्यादा ही रहता है। तो जब ऐसी मानसिकता है, वो करेंसी के ऊपर-नीचे होने से फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्चे ये भी है कि इस वक़्त जो है करेंसी के नीचे होने के चांस कम है, ऊपर ही की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आखिरी सवाल, ये सब क्यूरियोसिटी वाले सवाल है। आखिरी सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अब कहा जा रहा है कि ईरान ने वहां टोल नाका लगा दिया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल वाटर है
वो एक तरह से टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो ईरान के 12 नॉटिकल माइल तक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बिना ईरान के परमिशन के जहाजों का गुजरना मुश्किल है। तो वह टोल नाका लगा दिया। ये खबर आई कि कुछ जहाजों से ईरान पैसे भी ले रहा है, एंट्री चार्ज, एग्जिट चार्ज जो भी है। तो अगर ये ऐसे ही बंद रहा तो एक तो ईरान को फायदा हो सकता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या ईरान इस दिशा में सोच रहा है? बहुत सारी खबरें छप रही कि ईरान को एक रास्ता दिख गया है कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूली करो, टोल नाका लगाओ, जहाजों को उधर से गुजरने की कीमत वसूलो। जी, अच्छा अहम सवाल है और मेरे ख़्याल में एक अच्छा मौका है कि दर्शकों के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाए। जैसे आपने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनेशनल वाटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। या तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर है या ओमान के टेरिटोरियल वाटर है। और वहाँ के पानी का गहराव और वो जो टापू हैं और जज़ीरे हैं सबको देखते हुए चॉइस ही नहीं है, अगर कोई बड़ी शिप है, उसको ईरान के पानी से ही गुज़रना पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन भी नहीं है, ईरान के टेरिटोरियल पानी से ही गुज़रना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए ईरान ने ये खुलकर ऐलान कर दिया है, यानी एक नहीं बहुत सारे जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, उन्हीं ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग के बाद भी पुराना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी नहीं बनेगा। ईरान जैसे अभी इस जंग के दौरान उसको मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कौन गुज़रेगा, कब गुज़रेगा और ये सही बात है कि खुद से जो है मुझे तकरीबन अब ये इत्मीनान हो गया, ये बात सही है कि खुद से पैसे भी लिए हैं, फीस ली है। तो ईरान शायद इस सिस्टम को जारी रखेगा, बल्कि यहाँ पर जो एक एमपी हैं, एक सांसद हैं, उनका बयान आया इस सिलसिले में कि हमने इस सिलसिले में एक कानून का एक बिल ड्राफ्ट करके हमने दिया है पार्लियामेंट में कि उस पर बहस हो कि ये पूरा कानूनी निज़ाम इसके लिए बन जाए कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन-सी अथॉरिटी मैनेज करेगी, किस लॉज़ के तहत मैनेज होगा। तो बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है कि शायद मुमकिन है इस जंग के दौरान ही या जंग के फ़ौरन बाद ही पूरा उसका लीगल मैकेनिज़्म भी जो अगर यहाँ के लीगल सिस्टम में उसकी खला और कमी पाई जाती है लॉज़ के एतबार से, तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और फिर जिस तरह से सुएज़ कनाल से गुज़रते हैं, तो बहुत पैसे लिए जाते हैं। पनामा कनाल है या ये तो ख़ैर मैन मेड है। जो नेचुरल वाटर वेज़ भी हैं, जैसे वहाँ इस्तांबुल के बीच में से गुज़रता है बॉस्फोरस या मिसाल के तौर पे डेनमार्क की स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन, कनाडा, यूएसए में सेंट लॉरेंस वाटरवे है। ये नेचुरल हैं सब, नेचुरल ऐसे पानी के रास्ते हैं। यहाँ पर वहाँ के देश जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ फ़ीस लेते हैं, परमिशन लेते हैं वग़ैरह। तो मेरा अनुमान क्या, ये तो तकरीबन ईरान ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि जंग के बाद ईरान और ओमान ये 2 देश जिनके ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कैसे मैनेज करना है और मेरा अंदाज़ा है कि ऐसा ही होगा कि परमिशन होगी, तो ये फीस होंगे, उसको प्रावधान होंगे। एक तरह से ज़ैदी साहब, ये ईरान की फिर दादागिरी हो जाएगी ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था, हर रोज़ जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 100 से सवा 100 जहाज गुजरते थे, जिसमें 25-30 तेल टैंकर, बाकी कार्गो शिप। अब जंग के बहाने उसको एक रास्ता मिल गया और उसके बाद अब टोल नाका लगा के और $मिलियन वसूलने लगे हर जहाज से, तो दादागिरी हो गई। अगर देखिए फिर हम लोग भारतीय हैं तो मैं अपनी तारीख से अगर मिसाल लूँ और मैं कहूँ कि भाई पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो आप जानते हैं कि यहाँ हमारे दरमियान श्रीलंका और इंडिया के दरमियान एक छोटा-सा पॉक स्ट्रेट है, एक छोटा-सा एक एक रास्ता गुज़रता है। और जब तक इंडिया आज़ाद नहीं था तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी ब्रिटिश शिप आ सकता था, गुज़र सकता था, बोट आ सकती थी। बम्बई के डॉक में मेरा ताल्लुक बम्बई से, बम्बई के हार्बर में ब्रिटिश शिप आती थी तो उससे जो है चुंगी या टोल नहीं लिया जाता था। फिर 1947 के बाद या अगर शायद 1950 के बाद जब हम गणतंत्र भी बन गए, उसके बाद अगर हमने ब्रिटिश से लेना शुरू किया, पहले ब्रिटिश आदमी बगैर वीज़ा के आता था, अब जो हमने उससे कहा आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा कि भारत ने दादागिरी करना शुरू की? नहीं, क्योंकि पहले वो आज़ाद नहीं था, उसको अपना पावर यूज़ करने का मौका नहीं, नहीं, नहीं मिल जो रहा था, वो स्टेट मजबूर नहीं, था। दो ये तुलना सही नहीं है। जो स्टेट खुला है, उस स्टेट को आपने कब्जा कर लिया क्योंकि आपका टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक है, तो आपने अब तो कब्जा कर लेंगे ना। आप अगर इस तरह से करेंगे, कब्जा करेंगे, तो ये एक तरह इसका फिर कोई भी देश इसकी मुखालफत करेगा कि ये कौन-सा तरीका हुआ कि इस जंग में आपने एक अपने लिए अपॉर्च्युनिटी खोज ली। जी, वो जो बा आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ़ टेरिटोरियल वाटर है और टेरिटोरियल वाटर की हैसियत कानूनी एतबार से इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल वही हैसियत है जो किसी देश की ज़मीन की है। यानी उसमें आने के लिए वो होता है वहाँ अगर कोई बोट आती है उसके लिए वीज़ा तक वो डिमांड कर सकता है, वीज़ा नहीं था आप क्यों आए टेरिटोरियल वाटर में? यहाँ तक भी बात हो सकती है क्योंकि एकदम ज़मीन जैसी हैसियत है। अब तक ईरान और ओमान ये नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, या तो आप उनकी शराफ़त कहिए
या वो जो साम्राज्य जब यहाँ से कमज़ोर करके इस पूरे इलाकों को यहाँ से निकला और प्रिंसली स्टेट छोड़ गया और कमज़ोरियाँ यहाँ छोड़ गया, तो उसकी मजबूरी कहिए, जो भी कहिए। वो चीज़ जो दुनिया में नॉर्मल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एबनॉर्मल थी कि टेरिटोरियल वाटर से बगैर इजाज़त की शिप्स गुज़र रही हैं। ये कैसे हो रहा था? अब वो नॉर्मल सिचुएशन जो दुनिया भर में कि टेरिटोरियल वाटर में किसी को भी आना है, परमिशन जो भी कंडीशंस उस कंट्री की है, वो माननी पड़ेंगी। भाई हम अपने इंडिया में 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई आ जाए, इंडिया अगर कोई टैक्स से चुंगी लगा दे 12 नॉटिकल माइल पे, तो कोई एतराज़ कर सकता है। इंडिया पलट के क्या कहेगा, भई ये तो टेरिटोरियल वाटर है, नहीं पसंद मत आओ। कोई इंटरनेशनल वाटर थोड़ी है। तो वो एबनॉर्मल हालत जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की थी और उसकी वजूहात जो भी थी, ज़ाहिरन वो उसमें वही साम्राज्यी असरात जो बाकी रह गए, उसका था। वो साम्राज्यी असरात जैसे खत्म हो रहे हैं, तो ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर है। ईरान और ओमान मिलके तय करेंगे, उन्हें जो चाहे करना है और कोई सवाल लॉ के पॉइंट से कोई नहीं कर सकता। हाँ, लोग शिकायत करेंगे क्योंकि बुरी आदत हो गई थी। बुरी आदत जो लत छूटने में टाइम लगता है, तो हंगामा होगा, शिकायत होगी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि लॉ भी फेवर में है और ज़ाहिर-सी बात है ज़मीनी ताकत तो है ही ईरान के फेवर में। चलिए देखते हैं। ये मैं जानता हूं कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होता है किसी भी मुल्क का, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए मुझे भी देखना होगा कि क्या कोई इंटरनेशनल लॉ अलग से भी है नेविगेशन का। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं भी इसको देखूंगा, समझूंगा कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है नेविगेशन का तो फिर उसका मतलब अलग होगा कि कैसे उसको रोक सकते हैं। बहरहाल फिलहाल इस बातचीत को हम खत्म करते हैं। लंबी बातचीत हुई लेकिन बहुत कुछ समझने का मौका मिला हमारे दर्शकों को भी। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू, ईरान की जनता, ईरान के हुक्मरान कैसे सोचते हैं, इस बातचीत को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी फिर, और हर वीडियो के आखिर में मैं तो यही दुआ करता हूं कि जंग जल्दी खत्म हो। देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।